दुनिया में एक इंसान ही है जो उम्मीद पर कई बड़े बड़े काम कर देता है। ये उम्मीद ही है जो व्यक्ति अच्छे दिनों की उम्मीद करके अपने कठिन बुरे दिनों को आसानी से गुजार देता है। हमारा हर दिन उम्मीदों से भरा हुआ है। ऐसा शालिनी शायद कोई दिन ही होगा जब हम कुछ उम्मीद ना करते हों। अगर इंसान के पास होप यानी कि उम्मीद ना हो तो शायद वो कभी जी नहीं सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सोचने की क्षमता, और इस सोचने की क्षमता को उम्मीद हमेशा बढ़ावा देती है। जब व्यक्ति उम्मीद करता है तब वो ना चाहते हुए भी पॉजिटिव सोचने लग जाता है प्रतिबिंब। और अगर उम्मीद एक पॉजिटिव फीलिंग है जो हमेशा ही कुछ अच्छा होने को बढ़ावा देती है। ठीक कह रही हो शालिनी, वक्त चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा है। कल से सीखे, आज में जिए और भविष्य के लिए उम्मीद बनाए रखें। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। और सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या है खास। हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी। न्यूज यू कैन यूज में बताएंगे कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को कैसे मिल सकती है एक खास सर्टिफिकेट से मदद। साथ ही आपको दिखाएंगे हमारा खास सेगमेंट भारत की धरोहर, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे बीजापुर में, जहां आपको बताएंगे कि वहां की मंडी की फल और सब्जियां क्यों हैं देश दुनिया में मशहूर। पढ़ने के इतिहास के पन्नों को जानेंगे, आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। और साथ ही हेलो इंडिया में होगा बहुत कुछ खास, तो जुड़िए हमारे साथ हेलो इंडिया में और अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे बहुत कुछ खास। शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। अपने देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 11 बजे आंगलोंग जिले के टीफू में शांति, सद्भावना और विकास रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही राज्य में 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिवसीय बांग्लादेश और भूटान दौरे पर हैं। ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और प्रमुख मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान पर केंद्रित रहेगी। जयशंकर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन के साथ भी चर्चा करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 5 मई तक पनामा, होंडुरास और चिली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान पनामा के विदेश मंत्री और संस्कृति मंत्री से मुलाकात करेंगी। दोनों पक्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और लाभकारी रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का आखिरी दिन है। ये सम्मेलन 25 अप्रैल से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से इस वित्तीय समर्थन से डाक भुगतान बैंक को देश के दूर दराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। PPB में फिलहाल 5 करोड़ खाते हैं और इसकी 1.3 लाख शाखाएं हैं। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता कर्ज दिया जा रहा है। 60,939 करोड़ रुपया केवल खरीफ के सीजन के लिए की गई है। 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी DAP पर और PN के फर्टिलाइजर्स पर
केवल खरीफ सीजन के लिए की गई। पिछले साल जहां पूरा 2021-22 में कुल बजट ही पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ रुपए का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने राज्यों से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में कुछ राज्यों में कोविड-19 केस बढ़े हैं, जिसके चलते हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के डिजिटलीकरण, आर्काइविंग और विधायी ड्राफ्टिंग के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग पर संसदीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से मालदीव के साथ नजदीकियां और बढ़ेंगी। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC का IPO 4 मई को खुलेगा। LIC IPO के लिए प्राइस बैंड प्रति शेयर 902 रुपए से 949 रुपए तय किया गया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि LIC ने अपने 21,000 करोड़ रुपए के IPO के लिए एंकर निवेशक 2 मई को बोली लगाएंगे। 4 मई से 9 मई को संस्थागत और खुदरा खरीदारों के लिए खुलेगा। IPO के तहत 15,81,249 शेयर कर्मचारियों के लिए और 2,21,37,000 से अधिक शेयर पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित हैं। संस्थागत खरीदारों के लिए 9.88 करोड़ से अधिक शेयर और गैर संस्थागत खरीदारों के लिए 2.96 करोड़ से अधिक शेयर आरक्षित हैं। बोली लगाने वालों के डीमैट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा, जिसके बाद LIC शेयर बाजारों में इक्विटी शेयरों का कारोबार शुरू करेगी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 2022 के कान फिल्म महोत्सव में जूरी का अहम हिस्सा होंगे। फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन महोत्सव के 75वें संस्करण में जूरी का नेतृत्व करेंगे, जो 17 मई से 28 मई तक चलने वाला है। दीपिका पादुकोण 8 सदस्य जूरी का हिस्सा होंगी, जो 28 मई को समापन समारोह के दौरान प्रतिस्पर्धा में शामिल 21 फिल्मों में से एक को पुरस्कृत भी करेंगी। और अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सहजनवा जाकर अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विचार करने के लिए दिल्ली में मध्य प्रदेश पार्टी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के पार्टी नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 मई को गुजरात जाएंगे। वो वहां पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर एक रैली को संबोधित भी करेंगे। कोलकाता में विधायक के रूप में मुकुल रॉय की अयोग्यता मामले की सुनवाई आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया था। उस याचिका में अधिकारी ने TMC विधायक मुकुल रॉय को दल बदल के आधार पर सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था। कोरोना से बचाव को लेकर उत्तराखंड सरकार पड़ोसी राज्यों से और बाहर से आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट जांच अनिवार्य रूप से करने के आदेश जारी कर चुकी है। 4 धाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। इसके अतिरिक्त बढ़ते गर्मी की वजह से सैलानियों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए भी सरकार ने यह फैसला लिया है।
बिहार में कोरोना की जांच के साथ ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 26 अप्रैल को बिहार में 1,13,469 लोगों की जांच में 7 नए मामले सामने आए हैं। इससे अब राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 21 हो गई है। इससे पहले 25 अप्रैल को बिहार में 56,424 लोगों की कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें मात्र 2 नए मामले सामने आए। अब तक बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 8,30,533 है, जबकि 8,18,255 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। वहीं 12,256 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। ये प्रोजेक्ट लगभग 750 करोड़ रुपए का है। पहले चरण में 350 करोड़ का काम पूरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में फिर से लू चलने की आशंका के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की आशंका जताई है। आज इसके 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के बेंच काउंटर्स के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के लिए 2 हफ्तों से भी कम समय में 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये यात्रा करीब 2 साल बाद 30 जून से 11 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर हवाई अड्डे के पास सुपर कॉरिडोर स्क्वायर और भोपाल के पास पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स में पहली बार मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 आयोजित किया जाएगा। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन दौरे पर हैं। वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वो यूक्रेन में मानवीय सहायता तेज करने के लिए वहां काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले उन्होंने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, जिन्होंने मैरियोपोल में अजोवस्ताल संयंत्र से आम लोगों को निकलने में संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने पर सैद्धांतिक मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने यूक्रेन में हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए अपना आह्वान दोहराया है। इंडोनेशिया ने आज से पाम तेल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। भारत 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से निर्यात करता है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने देश में मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट के साथ उनके इस्तीफे की मांगों को लेकर कहा कि वो तब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक उनके पास संसद में बहुमत है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए सर्वदलीय सरकार के संभावित गठन पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों की बैठक बुला चुके हैं। नई व्यवस्था पर चर्चा के लिए बैठक 29 अप्रैल को तय की गई है। व्हाइट हाउस से आई जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्यापार और सुरक्षा मामलों पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए 20 मई से 24 मई तक दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करेंगे। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। रूस ने ये कदम दोनों देशों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया है। पोलैंड और बुल्गारिया के नेताओं ने रूस पर प्राकृतिक गैस के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। और अब नजर डाल लेते हैं आज की गतिविधियों पर। भारतीय वायुसेना नई दिल्ली स्थित वायुसेना सभागार में एक राष्ट्रीय स्तर की रसद संगोष्ठी आयोजित करेगी। संगोष्ठी का उद्घाटन वायुसेना प्रमुख VR चौधरी करेंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे सुबह 10:30 बजे MSME सस्टेनेबल योजना का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह 1 साल तक चलने वाली राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का उद्घाटन करेंगे। कृषि मंत्रालय किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास 28 अप्रैल से 4 मई 2022 तक पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर महोत्सव की मेजबानी करेगा।
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह सुबह 10:30 बजे 3 महीने तक चलने वाले अंतर मंत्रालय अभियान आज़ादी के अंत्योदय तक का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह हरियाणा में प्लास्टिक रिसाइकलिंग सम्मेलन एशिया 2.0 को संबोधित करेंगे। सुबह 10:15 बजे बैंक्वेट रॉयल बॉल रूम लीला एम्बियंस गुरुग्राम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अब एक ऐसी खबर की बात कर लेते हैं जो आपके बेहद काम की है, यानी कि न्यूज़ यू कैन यूज़ की। बिल्कुल प्रतिबिंब, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी में कंपटीशन से परेशान हैं। तो आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इस सर्टिफिकेट से आपको एसटी, एससी और ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन की तरह ही आर्थिक आधार पर आरक्षण मिल जाएगा और इससे आपकी नौकरी की राह आसान हो जाएगी। हम बता दें कि ये सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी के अलावा कॉलेजेस में एडमिशन लेने में भी काम आता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, पर इसको बनवाने की प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो जानते हैं कौन, कहां और कैसे बनवा सकता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कहां कहां आपको इसके फायदे भी मिल सकते हैं। क्या है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल इनकम सर्टिफिकेट की तरह होता है, जो किसी भी व्यक्ति की आय की स्थिति को दर्शाता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सरकार की एक आरक्षण योजना है। योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर व्यक्तियों को शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं और सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देना है। ईडब्ल्यूएस पाने के लिए कुछ नियम और पात्रता निर्धारित की गई है। केवल सामान्य वर्ग के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें परिवार के सभी आय के स्रोत शामिल हैं। आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक खेती की जमीन और 1000 वर्ग फुट से अधिक की आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने लोकल गवर्नमेंट ऑफिस जैसे तहसील या कलेक्ट्रेट से अपनी आय का इनकम एंड एसेट्स सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद ही आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा ले पाएंगे। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड में बनवाया जा सकता है। हालांकि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी भी संबंधित ऑफिस में सबमिट करनी होगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए ही वैलिड होता है। वैलिडिटी खत्म होने के बाद दोबारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। शालिनी, वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते दिखा देते हैं अपने दर्शकों को एक खुशी की खबर। प्रतिबिंब, जैसे जैसे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे ही महिलाओं के प्रति सोच में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही एक अनोखा मामला हमें देखने को मिला महाराष्ट्र के पुणे में। जी हाँ, जहाँ एक किसान अपनी पोती के जन्म से इतना खुश हुआ कि उसने पोती को घर ले जाने के लिए बहू के मायके तक हेलीकॉप्टर भेज दिया। पता है प्रतिबिंब, पोती का जन्म होने पर उसको इतनी खुशी हुई और इस खुशी को जाहिर करने के लिए किसान ने मंगलवार को नवजात को हेलीकॉप्टर से घर ले जाकर उसका भव्य स्वागत भी किया। और घर वालों ने नवजात का नाम कृषिका रखा है। तो आप भी लीजिए आनंद मनमोहक पलों का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या है आज के दिन का इतिहास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है शालिनी, और अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास की। बिल्कुल प्रतिबिंब, और हमारे दर्शकों को ये बताते हैं इतिहास के पन्नों को पलटकर कि आज के दिन से जुड़ा इतिहास किन मायनों में है खास। 28 अप्रैल वर्ष 1740 में श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट का निधन हुआ। वे पेशवा बाजीराव प्रथम और बाजीराव बल्लाल के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बाजीराव प्रथम वर्ष 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा रहे।
उनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। अपने शासनकाल में वे अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहलाए। बाजीराव को सभी महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उनके द्वारा लड़े गए युद्धों में वर्ष 1728 में पालखेड़ का युद्ध ऐतिहासिक युद्ध था। इस युद्ध में बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जाह को हराया। इस युद्ध का यह प्रताप था कि मुद्दतों तक किसी शासक ने पेशवाई की तरफ गलत नजरों से नहीं देखा। 28 अप्रैल वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित कर एक नया इतिहास रचा। इन 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन PSLV-C9 रॉकेट के साथ सफलतापूर्वक किया गया। अपनी 13वीं उड़ान में PSLV-C9 ने एक भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टोसैट 2A, एक भारतीय मिनी सैटेलाइट IMS-1 और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए 8 नैनो उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इस प्रकार PSLV-C9 ने कुल 820 किलो वजन के साथ 10 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। इतिहास के बाद अब बात करते हैं पॉजिटिव न्यूज की। प्रतिबिंब आपको पता है, ओडिशा के भुवनेश्वर में एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की, जिसका नाम है ओशीन, और वो आजकल जमकर सुर्खियां बटोर रही है। क्यों है ऐसा? जी हाँ, जमकर सुर्खियां इसलिए बटोर रही है। दरअसल ओशीन ने कोरोना काल में देखी गई रामायण को अपने शब्दों में इतनी खूबसूरती से लिखा है कि वो एक किताब का रूप बन गई है। प्रतिबिंब, जिस उम्र में बच्चे पढ़ना लिखना सीखते हैं, समझते हैं, उस उम्र में ओशीन ने रामायण को समझकर अपनी भाषा में लिखकर सबको हैरत में डाल दिया है। तो आप भी रूबरू हुइए ओशीन की इस काबिलियत से हमारे खास रिपोर्ट के जरिए। कक्षा 3 में पढ़ने वाली ये बच्ची वैसे तो किसी आम बच्चे की तरह पढ़ती लिखती और पेंटिंग करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसने एक ऐसा कमाल करके दिखाया है जो सोच में डाल देता है। जी हाँ, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रहने वाली ओशीन ने महज 8 बरस की उम्र में सचित्र रामायण को पुनः रूप दिया है। जिस उम्र में बच्चे पढ़ने लिखने या समझने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में ओशीन ने ये काम करके सबको अपना प्रशंसक बना लिया है। ओशीन ने कोरोना काल में अपने पिता की सलाह पर रामायण देखा, समझा और उसे एक नई शक्ल दी। In the pandemic period, I was free. I was not doing anything, so my dad told, watch the Ramayana in the television and write what you understood. So I wrote it. But after some time I felt better. And now I've completed writing the Ramayana and now it became a book. वंडर गर्ल के नाम से मशहूर ओशीन के पिता गोपाल कृष्ण साहू को यकीन नहीं हो रहा कि जिस बेटी को व्यस्त रखने के उद्देश्य से वो कुछ भी लिखने की सलाह देते रहे, वो रामायण को इतनी खूबसूरती से लिख डालेगी। Basically, like in the pandemic, so she has lot of free time. In the morning, they have only 2 hours of classes. So after that, she was completely free. So I saw in the first pandemic, they have watching that Ramayana is in a very fascinating manner. So I thought like I started to engage the kid. My daughter just told, whatever you understand from the Ramayana, just you note it down. So that's how it started 1 year back. I have also never thought that like this will become a complete book, because slowly I saw the interest in her writing. Her skills improved a lot, and slowly the behavioral pattern of the child also changed. So day by day the writing skill also improved a lot, and as the days grow, like towards the end she were able to write, like initially she was writing very to the point, but towards the end I saw like she were able to articulate the things in a very proper manner, and her writing also becomes very descriptive. कहते हैं कि प्रतिभा किसी भी मंच और उम्र की मोहताज नहीं होती, वो सिर्फ मौका तलाशती है। फिलहाल भविष्य में ओशीन अपनी लेखनी को और धार देना चाहती हैं।
हम आमतौर पर शालिनी बच्चों को कमतर आंकते हैं, लेकिन हमारी सोच से बहुत आगे होते हैं और ओशियन ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रतिबिंब। और बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हेलो इंडिया के खास सेक्शन की, जिसका नाम है भारत की धरोहर। इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे भारतीय उत्पादों के बारे में, जिनकी देश विदेश में लोकप्रियता के साथ साथ निर्यात भी बढ़ रहा है। और आज जिस उत्पाद के बारे में शालिनी हम दर्शकों को बता रहे हैं वो उनकी सेहत से जुड़ा हुआ है और फायदेमंद भी है, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत करने में काम कर रहा है। प्रतिबिंब, आज हम बात करने वाले हैं बीजापुर मंडी की फल और सब्जियों की। आपको पता है हाल ही में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इसकी सराहना की थी। और बिना इंतजार किए आइए देख लेते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे आहार में फलों और सब्जियों का अहम स्थान है। हम आए दिन ताजे फलों और सब्जियों की खरीदारी करने के लिए बाजार या सब्जी मंडी जाते रहते हैं। अब इन्हें सीधे घरों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है। कोरोना वायरस की रोकथाम व आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में ये नई पहल की है। इसके तहत फल एवं सब्जियों को ग्राहकों द्वारा घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करने और उन्हें घर तक पहुंचाने की सुविधा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसे सीजी हाट का नाम दिया गया है। जी हां, बीजापुर मंडी की फल और सब्जियां इन दिनों इतनी सुर्खियां बटोर चुकी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम मन की बात में भी इसका जिक्र किया है। सीजी हाट पोर्टल की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वोकल फॉर लोकल का सटीक उदाहरण बताया। बीजापुर जिले के ग्राहकों तक फल सब्जी पहुंचाने के लिए कई विक्रेताओं ने इस सीजी हाट पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण भी करा लिया है। इसके साथ ही इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जिले में कई ग्राहकों ने भी पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इस पहल से बीजापुर क्षेत्र वासियों को घर बैठे बैठे उनकी पसंदीदा ताजा फल और सब्जी उपलब्ध हो रही है। प्रतिबिंब, अब बात करते हैं भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित सनसेट टीवी के विशेष सीरीज इतिहास भारतीय संस्कृति के सूत्र की। आज इस कार्यक्रम में बात होगी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की। देखते हैं इसकी एक झलक। Itihasa is about our legacy. Itihasa is about our Sanskriti, and that Itihasa is also exemplified in our monuments. हम जानेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के बारे में, जानेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। प्रत्येक स्मारक भारत की स्मृति पुस्तिका है। Every monument is a memory book of the nation, people and society etched in the stones. इसलिए उसकी रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना हमें अपनी सरहद की रक्षा करना है। सरहद की रक्षा करके भारत के शरीर की रक्षा होती है, मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करके भारत के मन की रक्षा होती है। डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, आज रात 9:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। फिलहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। हेलो इंडिया में दिखाई गई सभी खबरों और पॉजिटिव स्टोरीज को आप हमारे सनसेट टीवी के सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। प्रतिबिंब, इसके साथ ही हमारे दर्शक हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।